बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और नए दिन का आगाज करने जा रहे हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमिला हसन। और तमाम खूबसूरत खवातीन को जो इस वक्त हमें देख रही हैं, वैसे तो हर औरत खूबसूरत होती है और हर एक से कह ले मुख्तलिफ तरह की रौनक होती है, उन सबको हैप्पी वुमेंस डे। आप सबको खवातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। कहते हैं ना कि वजूद ज़िन से है तस्वीर कायनात में रंग, और इसी वजह से अगर हम बात करें तो जिनको कदमों के नीचे जिनके जन्नत की बिशारत सुनाई गई है, मोहब्बत वफा की देवी कहा जाता है, माशरे की मुकद्दस हस्ती कहा जाता है, हम बात कर रहे हैं उस औरत की जिसको कुदरत ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। अगर वो अपनी इन सलाहियतों का दुरुस्त इस्तेमाल करे तो वो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी रेजा रेजा कर सकती है। हम औरत के कई रूप देखते हैं, हमारे सामने हैं, और हर रूप में उसने अपना किरदार बखूबी निभाया। अगर वो माँ है तो अपने बच्चों के लिए जन्नत है, बेहतरीन तालीम और तरबियत करके उन्हें काबिल इंसान बनाती है। अगर औरत बेटी के रूप में है तो रहमत है, जो अपने माँ बाप की खिदमत करके उनका सहारा बनती है। और अगर बहन है तो मोहब्बत की एक बेहतरीन मिसाल है। अगर वो बीवी के रूप में है तो ज़िंदगी भर अपने शौहर का साथ निभाती है और हर ऊंच नीच में कदम से कदम मिलाकर चलती है। बिल्कुल जी, औरत की लाजवाल खिदमात और इन कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक दिन मखसूस नहीं है, हर दिन औरत का है, हर दिन आपकी माँ का है, हर दिन आपकी बहनों का है, हर दिन आपकी बीवी का है। जिस औरत ने आपकी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी किरदार अदा किया है, और हमारा जिस तरीके से औरत के बगैर दुनिया में आना मुमकिन नहीं है, व्हाट आई बिलीव इस दुनिया में चलना भी मुमकिन नहीं है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इन खिदमात का एतराफ़ करने के लिए एक दिन औरत के नाम का मनाया जा रहा है। लेकिन हम अगर बात करें अपनी माशरती रवैयों की, तो बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इस मुक़द्दस हस्ती के नाम से मंसूब दिन को भी कभी कभी हम मुतनाज़े कर देते हैं। इसको हम ग्रोहों में, ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं। कोई तो इसको हया की तरफ लेके जाता है, कोई अपने हुकूक की तरफ लेके जाता है। मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें ही औरत के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, चाहे हया है या उसके हुकूक है, ये दोनों चीज़ें ही उसके लिए ज़रूरी हैं। तो फिर इसको मुतनाज़े बनाने का क्या मकसद है? एक सवाल यहाँ पर ज़रूर किया जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए कि क्या हम जो भी इक़दाम औरत को हुकूक दिलाने के लिए कर रहे हैं, कहीं ये उसे माशरे में मुतनाने में अपना किरदार तो अदा नहीं कर रहा। हमने अपना किरदार ज़रूर इस हवाले से अदा करना है। और दूसरी जानिब यहाँ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन मर्द हजरात की भी है जो कि हमारे माशरे के अंदर मे बी दे आर 49%, बट ओवरऑल अगर उनकी डोमिनेंस की बात करें तो मे बी इट्स मोर देन 90% ख़वातीन के हवाले से। तो उनके ऊपर आज के दिन ये जिम्मेदारी, या हर उस दिन जिम्मेदारी ज़रूर आती है कि वो कम अज़ कम ये एहसास ज़रूर करें कि आपकी ज़िंदगी इस वजूद के बगैर मुमकिन नहीं है, और उसका जो हक़ है, कम से कम उसके हुकूक को लेकर जो चीज़ आप कर सकते हैं वो आप उसको इज़्ज़त दीजिए, अहमियत दीजिए। और अहमियत दीजिए, और इसके साथ साथ ख़वातीन का ज़िंदगी के हर शोबे में उतना ही किरदार है जितना एक मर्द का है। रिप्रेजेंटेशन दो कि उसमें थोड़ी रेशो में हम कहीं ना कहीं देखते हैं ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन स्टिल जो रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ जो उनके हकूक़ हैं, जो उनकी इंपॉर्टेंस है, उससे कोई भी माशरा डिनाई नहीं कर सकता। और जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि हर रूप में एक वर्किंग वुमेन भी है तो वो अपना घर भी संभाल रही है, अपने बाहर के काम भी कर रही है। अगर एक माँ है तो वो तमाम तर जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। ये सारे वो जो कह लें कैरेक्टरिस्टिक्स है खातून के, जो उसे एक बहुत आला मकाम पर लेके जाते हैं। और रिलीजन में भी औरत का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद करा दिया गया है। तो लिहाजा अपने इर्द गिर्द, अपने घरों में ये तब्दीली का आगाज़ करें, एक्सेप्टेंस लेवल लाएँ, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। और उसके लिए आज का दिन ये मुख्तस तो किया गया है, लेकिन हर दिन है वो औरत का दिन होना चाहिए या ख़वातीन का दिन होना चाहिए। इसी तरह से हम मर्द हज़रात की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बात करें तो वो भी जो प्रॉपर राइट रखते हैं। तो लिहाजा वुमेंस डे के हवाले से आज के शो में हमारे पास बहुत कुछ है और आज जो शेयर करेंगे। लीस्ट कर सकते हैं आप ये कि अपनी माँ को, अपनी बहन को, छोटी बहन, बड़ी बहन को, उनको कोई तोहफा दे दीजिए, उनको विश कर दीजिए, कोई कार्ड लिख के दे दीजिए, तो आज का दिन उनके लिए अच्छा हो जाएगा। जी, मेरे ख्याल में हर दिन वुमेन डे होता है मेरे लिए, और मैं ज़ेर अताब रहता हूँ वैसे। अच्छा, वैसे अम्मा के साथ। और आज के दिन ऑन अ लाइटर नोट मेरी हमदर्दी उन शोहरों के साथ भी है जिनकी औरतें कुछ ज्यादा हुकूक इस्तेमाल उन पे करती हैं, बेचारे परेशान रहते हैं उनको लेकर। अब आपने कहा ऐसे कोई नहीं है, अब नहीं होती हैं, मैं खुद हूँ। चलो, तो ये भी उन औरतों के लिए भी है, ठीक है। खैर चलें जी, दिस वाज अ स्टार्ट। उम्मीद करते हैं कि आज का शो भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने डिज़ाइन किया है थोड़ा इसी हवाले से कि हम साथ ये जो ख़वातीन डे का, ख़वातीन की दिन का एंगल है, इसको भी हम साथ रखें। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं आज की बड़ी खबर से।
तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अहम तरीन दिन अलीम तरीन की मुलाकात और अहम तरीन फैसले। वफाक से पहले पंजाब में एक बड़ी ड्रामाई तब्दीलियां देखने में आ रही हैं और पंजाब की सियासत में बहुत बड़ी हलचल सामने आई। ऑपोजिशन की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन पीटीआई के दो पुराने और नाराज खिलाड़ियों ने कप्तान के खिलाफ पंजाब का महाज संभाल लिया है। नई सफबंदी शुरू हो गई है। वजीर आला पंजाब के लिए उस्मान बुज़दार के लिए जो बगावत का अलम है उसको बुलंद कर दिया गया है। कई अरसे तक खामोश रहने वाले अलीम खान खुलकर सामने आए। अपने साथियों समेत हम ख्याल ग्रुप जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की और गुज़िश्ता रोज लाहौर में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर पहुंचकर अहम इजलास हुआ, जिसमें अलीम खान ने शिरकत की और जहांगीर तरीन की क़यादत में मुश्तरका सियासी जदोजहद जारी रखने का भी ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीम खान ने पंजाब में तर्ज़ हुक्मरानी पर सख्त तशवीश का इजहार किया। जहांगीर तरीन को नजरअंदाज करने पर पीटीआई पर थोड़े बरहम भी और कहा कि बुज़दार की तर्ज हुक्मरानी से पार्टी का इमेज तबाह हुआ। पार्टी को बचाने के लिए पीटीआई के नाराज अरकान को इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि हम पंजाब में तब्दीली लाएंगे। दावे किए जा रहे हैं कि अलीम खान की ये जो शमूलियत है, इससे जो तरीन ग्रुप है, इसके अरकान की तादाद 40 से ज्यादा हो जाएगी और ये तादाद 50 होने पर जल्द पावर शो भी किया जाएगा। अगर 40 हो गई तो मेरे ख्याल में 50 होते तो देर ही नहीं लगती। दूसरी जानिब हम अगर अलीम खान की ही बात करें तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची से गवर्नर सिंध आए यहाँ पे मनाने। यहाँ पे टास्क गवर्नर को नहीं दिया गया, वज़ीर आला को नहीं दिया, आप नहीं होगा या कम अज़ कम वज़ीर आज़म को एतमाद नहीं होगा। बहरहाल जी, इमरान इस्माइल साहब लाहौर पहुंचे, मुलाकात की, उन्हें मनाने की कोशिश की। ताहम अलीम खान ने साथियों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। अगर हम अदम एतमाद की बात करते हैं तो इस वक्त अपोजिशन की जानिब से बार बार एक ही दावा सामने आ रहा है कि हमारा नंबर गेम पूरा है, हमारी तैयारी मुकम्मल है। लेकिन ये तहरीक कब आएगी, किसके खिलाफ आएगी, तारीख पे तारीख दी जा रही है। अवाम खुशखबरी सुनने के लिए बेताब है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब का जो मार्च है, जिसे वो महंगाई मार्च कहते हैं, आज वो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा है। आज रात उसने रबात में स्टे किया। दूसरी जानिब इमरान खान आज भी अपनी सीनियर पार्टी लीडरशिप जो है उससे वो बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुसरत जमशेद चीमा मौजूद है, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं कि क्या वो घबराई हैं या नहीं घबराई हैं। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया और सुबह खैर आपको, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको खवातीन का आलमी दिन भी मुबारक। इसी निस्बत से इनफैक्ट हमने ज़रूरी समझा कि आज हमारे साथ खातून पार्लियामेंटेरियन या मेंबर पार्टी होनी चाहिए। अच्छा मुसरत साहिबा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है और किसी के लिए घबराने का वक्त या मुश्किल वक्त हो ना हो, बुज़दार साहब के लिए है और जिसे कहते हैं नविश्ते दीवार है इस वक्त। तो आप उनकी किचन कैबिनेट का हिस्सा है, आप उनके साथ काम कर रही हैं, क्या सूरत हाल है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं एक्सप्रेसो पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि आपने ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से आज प्रोग्राम का आगाज़ भी इससे किया और मेरी तरफ से भी तमाम ख़वातीन को और बिलखुसूस हमारी बहनें, बेटियाँ और माएँ जो वर्किंग वीमेन हैं, उनको मैं डबल वीमेंस डे की मुबारकबाद पेश करती हूँ। उसकी वजह यह है कि आप इस माशरे में जहाँ पे अभी उस लेवल पे एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आप काम कर रही हैं और अपनी कायदाना सलाहियतों से जिस भी डिपार्टमेंट में है आप उसमें मेहनत कर रही हैं। तो वेरी हैप्पी वीमेंस डे। अब हम बात कर लेते हैं आज की पॉलिटिकल सिचुएशन की। देखिए 3.5 साल हो गए और यही कुछ होता रहा, लेकिन उसमें हर दफ़ा जो शोशा छोड़ा गया उसका नाम चेंज किया गया ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो सकें और मीडिया जो है उसके ऊपर प्राइम टाइम के अंदर एंड इवन मॉर्निंग शोज के अंदर भी डिस्कशन कर सके। ये बात शुरू हुई पहला दिन जब ओथ टेकिंग थी, तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद इन्होंने हमारी हुकूमत फेल कर दी थी, जबकि अभी हमने अमली तौर पर हुकूमत में काम करना शुरू नहीं किया था। दूसरी जहाँ तक रह की बात, 3.5 साल से आप सबसे बड़ी इनकी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल जमातें इकट्ठी थी, पीडीएम की वो मूव जिसमें इन्होंने आर पार करना था और इसे देने थे। इसी तरह दिन में 4 दफा ब्रेकिंग न्यूज आती थी, इतने लोगों ने रिजाइन कर दिया। अब एक मोहतरमा थी जिन्होंने अपने आप को लॉन्च किया उस मूव में कि अब उनके पास इतने इस्तीफे पहुंच गए। 2 इस्तीफे कहीं से घूम फिर के स्पीकर नेशनल असेंबली के पास पहुंचे और जब उन शेरों को बुलाया गया तो उनकी शेरनी ने ये भी कहा कि जाना इनके मुंह पे मारना, और फिर वो आज तक शेर मिले नहीं है कहीं भी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं ये सारा बैकग्राउंड इसलिए बताऊं कि इनकी ये जो गीदड़ भपकियां, ये जो शोबदाबाजी, मुझे ये बताएं
जितनी इनको हमारे से मोहब्बत है गवर्नमेंट से और जितना हमें ये पसंद करते हैं, अगर इनके पास नंबर पूरे हो तो ये देर लगाएं। ये जितना चाहते हैं कि हम हुकूमत करें वो आप सबको पता है, तो ये एक दिन भी न लगाएं। देखें, मैं ये कहती हूँ हमें बातें हकीकत पे मबनी करनी चाहिए। अब इसके अंदर एक पहलू क्या है, जब भी अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक कल्चर है, एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आई बिलीव कि इतना भी नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी में जरा फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ज्यादा है, इजहार राय की आजादी भी ज्यादा है, और लोग जिसका जो दिल में आता है, जो मुंह में आता है कह देते हैं। उससे क्या हुआ, उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी। फायदा क्या हुआ, उससे हमारी ऑपोजिशन हमेशा 3.5 साल डॉज होती रही है। कैसे, हमारे अंदर से कोई उठा, उसने कैबिनेट मीटिंग में, हमारी इंटरनल मीटिंग में, ये हमारी पार्टी का, जैसे हर पार्टी का एक कल्चर होता है, वो उससे ये उम्मीदें लगा लेते हो, जीवा क्लैपिंग शुरू, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब दरारें पड़ गई, अब ये हिल रही है जमीन, कारपेट निकल रहा है, और अगले दिन हम अगले ही लम्हे आपस में चाय पानी भी पी रहे होते हैं। पार्टी, देखें बात ये है कि उन हमारे लोगों से उम्मीदें लगा के ये हमेशा ख्वाब देखते हैं। अच्छा, ऐसे ख्वाब आपकी इस बात, ये पॉइंट तो हमारे तक पहुंच गया, लेकिन दूसरी जानिब अभी हम बात जो करना चाह रहे हैं वो अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कल बड़ी अहम मुलाकात हुई, और ये वाली जो मुलाकात है ऑब्वियसली अपोजिशन इस पे भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है कि आपकी पार्टी के अंदर से, या हम ख्याल ग्रुप जिसे कहा जाता है, उनके अंदर से ये मामला स्टार्ट हुआ, और अब इन दोनों की आपस में जो होगी उससे उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत को खासा खतरा कहा जा रहा है। सो इस हवाले से आपका कमेंट, और आपको लगता है कि इस गठजोड़ से, इस मिलाप से उस्मान बुज़दार साहब को खतरा होगा? देखिए, उनको अगर हम ऑपोजिशन की बातों पे जाएं तो उनके सर पे तो 3.5 साल से खतरा मंडला रहा है। कौन सा ऐसा हफ्ता था जिसमें ये नहीं चली कि बुज़दार सरकार जा रही है, तो ऐसे ऐसे नाम सीएम के लिए लॉन्च कर दिए जाते हैं, ऐसी ऐसी माशाल्लाह से स्टोरीज बनाई जाती हैं। लेकिन मुसर्रत साहिबा, कल आपने अलीम खान की प्रेस टॉक नहीं सुनी? आपने प्रेस टॉक जो उनकी आई है वो नहीं सुनी आपने? उसी तरफ आ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आपने सुनी है तो उसके बावजूद आप उसको शोशा कैसे कह सकती हैं? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं इस बात को शोशा नहीं कह रही हूँ, मेरी लेट मी कंप्लीट ना। देखें, इशू ये है कि हमारे जो आज़ाद ख्याल ग्रुप था जिसके साथ जाके अलीम भाई ने जाके उनके साथ बैठे और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेकेटी का ये ग्रुप आज का नहीं है, ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। ये इशाइये, ज़ोहराने और मीटिंग्स इनकी होती हैं, और उसके ऊपर इनकी प्रेस टॉक भी होती है। और दूसरी जहां तक रहेगी बात, इसमें नई चीज ये है कि चूंकि दोनों के आपस में इख्तलाफात थे, तो अलीम साहब का उनके घर पे तशरीफ लाना और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जाहिर ऑफ कोर्स लोग इससे बहुत सारी ऑपोजिशन ज्यादा उम्मीदें लगा रही है, और लोग कह रहे हैं कि अब कुछ सीरियसली देखिए, ये लोग वो सारे ये वो लोग हैं तो, जो हमारे मिनिस्टर नहीं वो ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। मेरा मुसर्रत साहिबा सवाल यहाँ पे ये है कि इस आपके इस कमेंट से हम क्या समझे कि आप बेफिक्र हैं, आपको इस हम ख्याल ग्रुप से कोई मसाइल नहीं है, और आपके ख्याल में कम से कम हुकूमत की तब्दीली नहीं, वो तो बुज़दार साहब की तब्दीली की बात करें तो आप कह रहे हैं कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, कोई बुज़दार साहब की तब्दीली के ऊपर भी ये ग्रुप नहीं आएगा, आप ये कह रही हैं आपकी इत्तलात के मुताबिक? मैं ये कह रही हूँ कि ये हमारे ही लोग हैं। हाँ, उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने इमरान इस्माइल साहब के सामने रखे हैं। पहले ये चूंकि ग्रुप अलग अलग थे, और बल्कि अलीम साहब तो कोई ग्रुप उस वक्त अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था, तो भी वो कह रहे हैं पार्टी के लोग हैं और राब्ते किए होंगे। मैं किसी चीज से डिनाई नहीं कर रही हूँ, मगर 2 मिनट दे दे तो मैं कंप्लीट कर दूंगी, आपको समझ आ जाएगी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जी जी, देखें, इसमें पहलू क्या है, पहलू ये है कि अगर आपके लोग जितने मर्जी लॉयल हों, खान के साथ एवरीबडी इज लॉयल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो हर दफा ऑपोजिशन को मुंह की खानी पड़ी। बाकी जो चीजें हैं, मामलात है, उसके ऊपर बात खुल के सामने आ गई, उनके तहफ़्फ़ुज़ात है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने इमीडिएटली गवर्नर सिंध को, जो कि जाती दोस्त भी हैं अलीम भाई के, अगर उनके पास भेजा है तो इट मीन्स कि हमने उनकी इस बात को सीरियस लिया है। ऑब्वियसली अदरवाइज अगर हम बेफिक्र होते, बेपरवाह होते, तो हम उनको एंगेज ना करते। तो मुसर्रत साहिबा, पंजाब में, पूरे पंजाब में आपकी हुकूमत, गवर्नर, आपके वजीर आला भी, दीगर आपकी क़यादत, कोई शख्स ऐसा नहीं था जो पंजाब में पंजाब की सियासत को सेटल डाउन करता? पीएम हैड टू आस्क इमरान इस्माइल टू कम ऑल द वे फ्रॉम कराची कि वो यहाँ पे आके सॉर्ट आउट करें। कुछ ये भी हमें समझ नहीं आया। मे बी आपने अभी वैसे कहा कि उनके ज़ाती दोस्त हैं, इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, बट पॉलिटिकली चीज़ें जब सेटल होती हैं तो जिस सूबे के जो मामलात होते हैं उमूमी तौर पे उसी की क़यादत देखती है, और पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, विफाक में भी है, तो ये क्यों ज़रूरत पड़ी कि इमरान इस्माइल साहब आएँ और वो सेटल करें या वो बात करें?
जी, इसका पहलू एक ये है कि ऑलरेडी जो ये ग्रुप है उन्होंने सबसे बड़ी चार्जशीट हमारी पंजाब गवर्नमेंट पे लगाई और तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ उन्होंने उसका इज़हार किया। तो ये मुनासिब बात है कि जिनके साथ उनको तहफ़्फ़ुज़ात है हम उन्हीं को भेज दें, एक बात। दूसरी लॉजिक इसमें ये है कि इमरान इस्माइल साहब ऑलरेडी कोर कमेटी की मीटिंग थी, ही वाज़ एट इस्लामाबाद एंड चूंकि देखें हमेशा जो भी आपके फैमिली में पार्टी में जो नाराज बहन भाई होता है या जिसके तहफुजात होते हैं आप उसको भेजते हैं जिसके साथ उसकी जाती दोस्ती हो या आपको समझ होती है इसकी बात इसको ज्यादा समझ आएगी। तो इमरान इस्माइल साहब का और अलीम खान साहब का जाती ताल्लुक इस नौयत का है कि वो एक दूसरे को बात समझाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके पीछे और कोई वो नहीं है कि पंजाब वालों पे ट्रस्ट नहीं था या वो अगर पंजाब वाले भी बाय द वे जाते तो हमारे सियासी लोगों में इतने रख रखाव होता है कि वो लाजमी मिलते हैं। वो करनी होती है जिसकी बात में असर हो। मुसर्रत साहब दूसरी जानिब कल जब प्रेस टॉक की अलीम खान साहब ने तो सबसे बड़ा उन्होंने जो आगाज ही किया वो ये किया कि जहांगीर तरीन खान साहब को बड़ा नज़रअंदाज किया गया। हालांकि वो साथी थे इमरान खान के जो हर मौके पे उनके साथ रहे और जो पीटीआई की जद्दोजहद रही उसमें जहांगीर खान तरीन का और अलीम खान साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। सबसे एक जो मेजर पॉइंट कल हमने देखा कि उन्होंने इस बात पे पीटीआई की गवर्नमेंट की अच्छी खासी चढ़ाई भी की कि जी इनको नज़रअंदाज क्यों किया गया। और ये इससे पहले भी कई खबरें आती रहीं कि इस तरह से कोई जो दीगर लोग हैं उनको फौकियत दी जाती है उन लोगों पे जो पीटीआई के साथ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हैं। तो इस हवाले से ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, क्या वाकई ये होता है आपकी पार्टी के अंदर कि जो लोग आपके साथ हैं हमेशा से थे उनको नज़रअंदाज करके दीगर जो मेंबरान हैं उनको फौकियत दी जाए? नहीं, मैं दो चीज़ों पे बिलीव करती हूँ। जिस दिन मुझे ये लगा तो हम लोग नजरियाती लोग हैं, एक नजरिए की वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपनी एग्जांपल से शुरू करती हूँ। जब फर्स्ट कैबिनेट अनाउंस हुई मेरा उसमें नाम था, मतलब अनाउंस जो लग रहा था कि आएगा, दूसरी दफा तीसरी दफा नहीं आया। मैंने कभी भी अपने जज्बे में मैं कमी महसूस नहीं की या मैंने एक वर्कर की हैसियत से हमेशा काम किया। क्यों? मुझे ये यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई रीजन होगी, कोई मसलहत होगी या कोई मजबूरी होगी, बिकॉज हमारी कोalition गवर्नमेंट है और प्रेशर आता है कोalition गवर्नमेंट्स के अंदर। हमेशा याद रखें कि जिन लोगों को आपने इत्तेहादियों को मिलाया होता है वो उनकी सारी डिमांड्स आपको रखनी, मलहूज़े खातर रखनी पड़ती है। हमने तो पार्टी के साथ ही रहना है। अब दो तीन चीजें मैं आपके सामने रखूंगी, हम स्टार्ट अभी से करते हैं। अभी रिसेंट पास में जब केपीके के अंदर हमारे टिकट्स एलोकेशन के ऊपर इश्यूज आए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अगले ही लम्हे उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर इस पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, इस पॉलिटिकल सिचुएशन के बावजूद पूरी तंजीम डिसॉल्व कर दी कि वर्कर्स को नजरअंदाज किया गया। देखें इनकी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इन दोनों की पार्टी के लिए स्ट्रगल, कुर्बानियां। लेकिन देखें जब हमारा जो टिकट एलोकेशन थी जनरल इलेक्शन 2018 की, जिसकी वजह से हमारी पार्टी को कंप्लीट कर लेने दीजिए ना, हमारी पार्टी को शदीद नुकसान हुआ टिकट एलोकेशन। ठीक है, वो आपकी बात दुरुस्त है, वो माजी की बात है। मैं चाहता हूं जरा वक्त की कमी है तो मैं मौजूदा हालात पे बात कर लूं। एक तो ये कि आप ये कह रहे हैं कि जो इनकी रिजर्वेशंस हैं, इमरान इस्माइल साहब कल वक्त लेके गए हैं, ऑलमोस्ट 24 घंटे की बात उन्होंने की है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि जी उनके कंसर्न्स हैं और वो कंसर्न्स ठीक हैं, उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है और उनकी बातों से फायदा हो सकता है। तो हम इसका कंसर्न, सीधी सीधी बात है जी, उन्होंने अगर उनकी क़यादत पे वो इजहार करें तहफ़्फ़ुज़ात का। अलीम खान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे पास उनसे बेहतर लाइफ स्टाइल है, बेहतर लिविंग है। अगर आप इसकी बात करते हैं कि मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश है, तो हम इसका यही मतलब लें कि उस्मान बुज़दार साहब के लिए आने वाले 24 या 48 घंटे भारी हो सकते हैं। देखें, पहली बात ये कि आप जब किसी से मिलने जाते हो तो आपको पता होता है कि उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें से कितने उनके माने जाएंगे, कुछ एक पार्टी की नहीं माने जाते। आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि उनकी भी बात रह जाए, उनकी भी रह जाए, एक बात। दूसरी बात याद रखें, ये जो ओहदे होते हैं ना, ये पैसे के लिए नहीं होते, लाइफस्टाइल के लिए नहीं होते, ये एक एजाज होता है जिसमें आपने सर्व करना होता है। अब सीएम बनने का मतलब जहाज यूज करना तो हरगिज नहीं होता मेरे ख्याल से। ये उनका ख्याल अपनी जगह या बड़े घर में रहना नहीं होता, या अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो मैं किसी वजीर बनूंगी तो मुझे छोटी गाड़ी मिलेगी। ये इट्स नॉट अबाउट लाइफस्टाइल और पोजेशंस, इट्स अबाउट सर्विस, कमिटमेंट और एक ओहदे की एहतराम और तकरीम होती है। पूरे 11 करोड़ का सूबा, सीएम तो एक ही होता है ना जी, जहाजों वाले तो कई हैं। तो आई बिलीव कि हमें मतलब जहाजों वालों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी पार्टी में, ये कह रही हैं? मेरे नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक इंपॉर्टेंस होती है। अगर किसी ने जायज कमाई से हलाल तरीके से जहाज बनाए हो, शिप्स बनाए हो, तो ये उनका राइट है।
लेकिन ये कहना कि एक ओहदा, जैसे प्राइम मिनिस्टर को कोई उठ के ये खड़ा कह दे कोई हमारे मुल्क में कि मेरे पास तो तुम्हारे से ज्यादा पर्सनल प्रोटोकॉल है, इट्स नॉट अबाउट पर्सनल थिंग्स, पोजेशंस, इट्स असल में सर साहब और मसला नहीं होता, ये जहाज जो हुकूमत साजी हो रही होती है ना, जब नंबर्स पूरे करने होते हैं तो जहाजों वाले बड़े अहम हो जाते हैं। ये सिर्फ आपकी पार्टी का मसला नहीं, हमारे पॉलिटिकल कल्चर का मसला है। तो जी जी चले, टाइम मेरे पास, जी जी 20 सेकंड्स में सबसे ज्यादा किसी की कुर्बानी है, टाइम है, वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो चॉइस ऑफ पीपल पे भी उनका हक है। जहां तक रहेगी बात लोगों के जायज जो मुतालबात हैं, कंसर्न्स है, आई बिलीव पर्सनली कि वो लाजमी एड्रेस होने चाहिए, जो आपके मुश्किल वक्त में हमारे साथ चले। और इंशाल्लाह पार्टी उनको इज्जत एहतराम से भी देखती है और उनके एड्रेस करेंगे जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंशाल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ात को किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर जमशेद चीमा साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। जो पंजाब की लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उस पर कमेंट करी थी। जहांगीर तरीन और अलीम खान की जो मुलाकात हुई, अगले 24 घंटों में फैसला होगा क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा या नहीं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आप देख रहे हैं हमारा विमेन स्पेशल शो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे खवातीन के हवाले से। आज आलमी यौम खवातीन मनाया जा रहा है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी खवातीन कुल आबादी का तकरीबन निस्फ हिस्सा है। यही वजह है कि खवातीन को मुल्की तरक्की के धारे में शामिल करना पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खवातीन को मर्दों के शाना बशाना खड़ा करें और उनकी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें और बग़ैर किसी सिन्फ़ इम्तियाज़ के उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मसावी हकूक़ दिए जाएँ और बग़ैर किसी तफ़रीक़ के उनको बाइख्तियार बनाया जाए। तालीम के यकसा मौक़े फराहम किया जाए। आपने देखा ये कैंपेन लाइफ बॉय इंतज़ामिया की जानिब से चलाई जा रही है और कैंपेन का एक ही मकसद है और वो ये है कि ख़वातीन को की जो तालीम है उसको जारी रखने पर आगाही दी जाए और आवाम में इसकी अहमियत को उजागर किया जाए। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में हर दूसरी बच्ची इस वक्त हम अगर बात करें तो तालीम की प्यास से महरूम है। लड़कियों को न पढ़ाने के मनफी की जो सोच है, जो मनफी सोच है, इसके खात्मे के लिए जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, लाइफ बॉय शैम्पू की इंतज़ामिया ने एक प्रोग्राम शुरू किया है और इसका नाम रखा है बेटी पढ़ाओ उसे मजबूत बनाओ। हम अगर लाइफ बॉय की बात करें, लाइफ बॉय शैम्पू और इंतज़ामिया पिछले 4 सालों से ये अवामुन्नास में बेदारी पैदा कर रहे हैं ताकि मुल्क में जो लड़कियां हैं उनकी तालीम के शोबे में काम करके उन्हें न सिर्फ तालीमी सहूलियात मुहैया की जाएँ बल्कि उनकी जो समाजी जिम्मेदारी है उनके हवाले से उसको भी पूरा किया जाए। और इस कैंपेन का एक मकसद ये भी है कि अगर बेटी किसी भी किस्म की हिचकिचाहट का शिकार है या उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है या माँ बाप से बात करने से, ख़ास तौर पर माँ से बात करने से गुरेज़ा है, तो माँ से अपने रोज़मर्रा मसाइल पर गुफ्तगू करे। बेटी पढ़ाओ इसे मजबूत बनाओ, ये एक ऐसा स्लोगन है जो कि हमें इस जानिब यकीनी तौर पर लेके जाता है कि जब आप अपने घर में, आपके घर में एक बेटी मौजूद है तो महज आप एक बेटी को तो नहीं पढ़ा रहे, आप पूरी नस्ल को पढ़ा रहे हैं और पूरी जनरेशन को तालीम दे रहे हैं। और हमने ये देखा है कि जिस मुआशरे के अंदर ख़वातीन ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं वो मुआशरे उतने ही मजबूत होते हैं। आई बिलीव इट्स अ वेरी पॉजिटिव कैंपेन, वी शुड बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस कैंपेन, क्योंकि जब तक हम सब मिलकर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जानिब नहीं देखेंगे, इसको निभाएंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि इस कैंपेन का जो असल मकसद है वो हासिल नहीं हो पाएगा। और ख़वातीन और लड़कियों को पढ़ाने के हवाले से मेरे ख्याल से हर घर में इस बात की इंकरेजमेंट होनी चाहिए कि जितना आप शौक़ से अपने लड़कों को, अपने बेटों को चाहते हैं कि वो पढ़ें, आला तालीम हासिल करें, अच्छी जॉब्स करें, अच्छा फ्यूचर, अच्छा करियर बनाएं, उसी तरह से आपको अपनी लड़कियों को भी इंकरेज करने की ज़रूरत है कि वो भी तालीम हासिल करें, अपना करियर बनाएं, जो वो ज़िंदगी में जहाँ भी एक्सेल करना चाहती हैं वो एक्सेल करें। और इसके लिए पेरेंट्स का रोल तो है ही, लेकिन एज ए सोसाइटी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो एक्सेप्टेंस लेवल हमें घरों से मिलनी चाहिए, चाहे वो माँ बाप की शक्ल में हो, बहन भाइयों की शक्ल में हो, कि अगर लड़की इजहार करती है कि हमने एजुकेशन, मैंने तालीम हासिल करनी है, तो उसके लिए उसका जो सपोर्ट सिस्टम है जो कि फैमिली की शक्ल में, उसको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए जनाब, हमने आपको इस कैंपेन के हवाले से तो बताया, बेटी पढ़ाओ इसे मजबूत बनाओ। आगे बढ़ेंगे, बारी हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी की। चूँकि आज विमेंस डे है तो इसी मुनासबत से हमना खालिद ने कशबाला तारिक साहिबा से मुलाकात की है, उनसे बात की है, तो देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में आज वुमेन्स डे स्पेशल में मेरे साथ कशमाला खान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। अच्छा, क्योंकि आज वुमेन्स डे है तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा था कि जितनी भी यंग जनरेशन और सब हैं उनको मोटिवेशन और उनको एक जो है ना पैशनेट करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे जो फर्स्ट वन क्वेश्चन थ्रो करूँगी, आपकी स्ट्रगल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज से पहले आपसे पूछा होगा कि यहाँ तक आने के लिए आपने कितनी स्ट्रगल की।
पूरी जिंदगी स्ट्रगल। देखिए, ये कहना अगर कोई भी समझे कि आप किसी ओहदे तक, किसी मकाम तक बगैर कुछ किए पहुंच सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, नंबर 1 आई थिंक कि आपको मेहनत की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल इस तरह से। और अगर कोई किसी शॉर्टकट से कहीं पहुंच जाते हैं ना, तो फिर वो शॉर्ट लिव्ड होता है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो फिर सस्टेन नहीं कर सकते आप ज़्यादा देर के लिए। तो जब आप हार्ड वर्किंग हो, और तालीम सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है आपकी सक्सेस का, और उसके अंदर जब आप दोनों चीज़ों को मिलाते हैं, और जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इंजॉय करें अपना काम। जो काम कर रहे हैं अगर आप वो पैशनेटली करते हैं और इंजॉय करते हैं, तो दैट इज़ योर सक्सेस। सारी स्ट्रगल का सवाल पूछिए तो हमारी पूरी ज़िंदगी एक स्ट्रगल होती है, और मैंने तो बहुत दुश्वारियाँ देखी, स्पेशली करियर के अंदर भी मैंने बहुत पीक्स भी देखी हैं, मगर दुश्वारियाँ ये कि चैलेंजेस लिए, जैसे 18वीं तरमीम थी, मैंने वोट नहीं डाला, तो बाकी पूरी पार्लियामेंट एक तरफ थी, मैं एक तरफ थी। तो जब व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड, व्हेन यू हैव अ से, तो उसको लोग कई दफ़ा ये भी कहते हैं ना कि ये खुद सर भी हैं। वो खुद सरी नहीं है, यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन। आप पढ़ाई लिखाई यही तो आप में तफरीक करती है, यही बाकियों से आपको जुदा करती है। आपकी इंडिपेंडेंट सोच होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पे ये मर्दों को भी बताने की बहुत ज़रूरत है कि आप अगर शादी करें तो एक और घर से परवरिश हुई हुई एक खातून आ रही हैं, तो उनको उतनी स्पेस दें, उनको उतनी इंडिपेंडेंस दें, उनको उनका एहतराम करें। ये सारी चीज़ें वो आपकी कोई मरहूने मिन्नत या आपका गुलाम नहीं आप घर के अंदर लेकर आ रहे, या कोई नौकरानी नहीं लेकर आ रहे। सो रिस्पेक्ट से एक दूसरे को डील करें, वो भी मर्द की रिस्पेक्ट करे और मर्द भी उस खातून के सारे राइट्स पूरे करें। ये तो आप देखें हमारे इस्लाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी, अपनी बेगम के एहतराम में खड़े हो जाते थे, और विमेन एम्पावरमेंट के तो बहुत बड़े हामी थे कि उन्होंने एक वर्किंग वुमन से शादी की। बिल्कुल ऐसे। तो हज़रत बीबी खदीजा ने उनको अपना जब पैगाम भेजा, तो ये हमारे यहाँ ये कल्चरल इश्यूज हैं कि जी मर्द ही पैगाम भेजे। ख़वातीन का मायूब समझते हैं कि उसने अगर कह दिया इस तरह की बात, तो ये एक स्टीरियोटाइप्स हैं जिसमें हमने बहुत सारी ग्लास सीलिंग्स तोड़ी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, हैरेसमेंट इटसेल्फ एक वर्ड, मुझे लगता है कि अभी तक हमारी आवाम को क्लियर करने में या इस वर्ड को एक्सप्लेन करने में भी बहुत टाइम लग गया, क्योंकि हम नोट करते हैं कि आपको ये कहा जाता है, जैसे देखा जाए तो वेस्ट में हैरेसमेंट इन समथिंग एल्स एज वर्ड, लेकिन यहाँ पे आपको कहा जाता है कि यू हैव टू बी ऑन स्कार्फ, यूनिवर्सिटी में आपको बाउंड किया हुआ है, अगर आपने बाहर निकलना है तो आपने गाउन पहनना है, तो एक एक क्राइटेरिया, तो आप हैरेस नहीं होंगे। लेकिन वेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या कंपैरिजन है हमारे माशरे में या हमारे कल्चर्स में और वहाँ पे? नहीं, हमारा मुआशरा भी मैं समझती हूँ कोई इतना बुरा मुआशरा, क्योंकि एजुकेशन इटसेल्फ तो दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन में इस चीज़ को क्लियर, हमारे मुख्तलिफ सोच के लोग हैं ना, कुछ ज़्यादा जो है कंजर्वेटिव लोग हैं, कुछ जो है वो मॉडरेट्स हैं, और कुछ बिल्कुल एक और एक्सट्रीम है। बिल्कुल। तो उस सारे में मैं समझती हूँ मॉडरेशन जो है सबसे बेहतरीन तरीका है, जो रिस्पेक्ट का तरीका है। ये अगर मी टू मूवमेंट की बात करें, चंद साल पहले की बात है, लेकिन आज उसकी पूरी दुनिया में गूंज हो गई, ठीक है। और हम अगर कहें कि ये हमारा इदारा 2010 में बना, आज इसके बारे में भी सब जानने लग गए कि जी हैरेसमेंट जो है वो ये मैं कहती हूँ 100% नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ मोर वर्क टू डू टू क्रिएट अवेयरनेस चारों सूबों के अंदर, फेडरल के अंदर, लेकिन मीडिया के थ्रू आप लोग तो हर शहर में हैं, आपको तो केबल के ऊपर, डिश के ऊपर सब लोग बैठ के देख रहे हैं, फोन्स पे देख रहे हैं, तो ये पैगाम इसी तरह फैलेगा। क्या क्राइटेरिया, अगर कोई अपनी शिकायत या कोई अपनी एप्लीकेशन लेके यहाँ आना चाहता है, तो वो क्या क्राइटेरिया, कोई इजी वे क्राइटेरिया, कोई सोशल मीडिया के थ्रू है, किस तरह से? ओके, बहुत आसान है। हमने इस चीज़ को मलूज़े खाते रखा कि ख़वातीन जो हैं इकोनॉमिकली इतनी साउंड नहीं होती, और अगर दफातर में भी काम कर रही हैं तो इतने पैसे नहीं होते कि वो वकील एंगेज कर सकें। तो हमने इसको बिल्कुल कॉस्ट फ्री सिस्टम है ये, ऑनलाइन कंप्लेंट बना दी कि आप किसी और शहर में भी हैं तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकती हैं। अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकती तो आपको हम स्काइप की या वीडियो कॉल की फैसिलिटी देते हैं।
अब आप देखिए फ़ोन तो हर किसी के हाथ में, तो लोग ऑनलाइन कर सकते हैं सिंपल खत के तौर पे। खत की तरह एक एप्लीकेशन लिखिए, जो आपके साथ हैरेसमेंट हुई है, हरासानी हुई है, उसको लिखिए और हमें भेज दें। फिर हम नोटिस करके दोनों पार्टीज को बुला देते हैं। वो फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपका क्या शिकवा है, क्या आपकी शिकायत है। दूसरी पार्टी से पूछते हैं कि आपने ऐसे किया। उनके पास जो फिर शवाहिद होते हैं, गवाहान होते हैं, उनको बुला लेते हैं। और फिर कानून के तनाजुर में उन दोनों से सवाल जवाब, ट्रायल होता है, उनके एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद हम अपना 2 महीने में फैसला सो केस नहीं लटकाया जाता। हम बहुत छोटी तारीखें देते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इससे ज़्यादा लंबी हमने हफ्ते से ऊपर कभी तारीख नहीं दी। अच्छा, वफाकी मुहतसिब का ये इदारा है, तो फॉस्पा क्यों कहते हैं? फॉस्पा इसलिए कहते हैं कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेडरल ओम्बड्समैन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट। तो उसके सबके हमने पहले अल्फाज लेके उसको फॉस्पा में कन्वर्ट कर दिया। वो इतना लंबा नाम लोगों से प्रोनाउंस नहीं किया जाता था, तो इसलिए हमने उसका एक एब्रीविएटेड फॉर्म कर दिया ताकि लोग आराम से इजीली, हाँ, उनको पता हो हैरेसमेंट है तो कहाँ जाना है, फॉस्पा जाना है। बिल्कुल ऐसे ही। और क्योंकि वुमेन्स डे 8 मार्च, औरत मार्च, कहाँ तक आप इसको सपोर्ट करती हैं एज यू नो एक नॉर्मल पर्सन? देखिए जी, हर दिन औरतों का दिन है, मैं तो समझती हूँ। औरत और मर्द गाड़ी के वो 2 पहिए हैं जिनके बगैर गाड़ी चल नहीं सकती। तो यस, women want their rights, they want to voice it, but they should voice it every single day। और जो ख़वातीन, मेरा ख्याल में हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते, मर्दों को साथ लेके चलना चाहते हैं, हम उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, जियो और जीने दो। तो मैं समझती हूँ कि यस, वी शुड सेलिब्रेट आवर सक्सेसेस, वी शुड क्रिएट अवेयरनेस ऑफ सच थिंग्स, we should demand for more rights, we should demand for more seats in the parliament, we should demand for more seats in every office जहाँ पे डिसीजन मेकिंग पोजीशंस हैं, बोर्ड्स हैं। हम कहें कि ख़वातीन का कोटा बढ़ाएं, ख़वातीन की प्रेजेंस बढ़ाएं। तो ये हमारी डिमांड है। हमारी डिमांड ये है कि ख़वातीन को इज्जत दें। हमारी डिमांड ये है कि अगर मैटरनिटी लीव्स हैं तो पैटर्निटी लीव्स दोनों को उसके ऊपर वो करें। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मेरा ख्याल में तो हमें ये अपने राइट्स के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए कि हमारी ये डिमांड होनी चाहिए कि बच्चों को तालीम दें। अगर आपके इंस्टीट्यूशन हैं तो उसमें उनको स्कॉलरशिप्स दीजिए। तो हम इस तरह की डिमांड्स अगर करें तो मेरा ख्याल में दैट विल बी मोर हेल्पफुल रादर देन क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल ऐसी। और अभी मैं सुन रही थी आपके एक और इंटरव्यू में कि आपका स्लोगन है अब बस। हाँ, देखें जी, अब बस जो है ना हमारा, उसके ऊपर बेसिकली ये एक हमारी कैंपेन है। और हम अब ये कहते हैं मर्दों से भी, मुआशरे से भी, कि औरत पे जुल्म करना अब बस कर दो, कि सेंसिटिविटी उनकी उठाना है कि बस अब औरत की भी बस हो गई और आप भी बस करते हैं। लाइटर मोड पे मैं आपसे पूछूंगी कि इतनी, क्योंकि बहुत सी लड़कियां आपको अपनी इंस्पिरेशन समझती हैं और उसमें मैं भी हूँ इस लिस्ट में, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि किस तरह से आप अपनी हॉबी से अपने आप को टफ टाइम में एक मी टाइम निकालती हैं, वो कैसे मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल होता है, नहीं निकलता मी टाइम बहुत। ओके, माय ओनली मी टाइम इज विद माय फ्रेंड्स। मैंने कहा फैमिली तो है ही, उन बेचारों को भी सबको काम पे लगा दिया हुआ है। तो मी टाइम जो रिलैक्स करने का होता है, एक तो वीकेंड पे जाती हूँ तो अम्मा के साथ जो टाइम स्पेंड करती हूँ वो, या फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, क्योंकि आपसे मिलने से पहले मैं आपको गूगल पे भी, इंस्टाग्राम पे भी जो है फॉलो भी कर रही हूँ और सर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि कुछ आपने पेट्स भी रखे हुए हैं शायद, जो है बीन रेस्क्यू। आई लव डॉग्स। ओके, अच्छा। आई हैव अ हस्की। अच्छा, और उसके मेरे बेटे का एक्चुअली। अच्छा, और ये सोशल मीडिया का क्योंकि ज़माना है, तो कौन सा ऐसा इजी टू वे लिंक है फॉस्पा का जिसको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और सारे अप टू डेट रह सकते हैं? जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, वो फॉस्पा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि कैसे कंप्लेंट फाइल करनी है, हम कैसे डील करते हैं, हमारी कोर्ट हेयरिंग्स कैसे होती हैं, वो सब सोशल मीडिया के ऊपर अपलोडेड होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर का, तो मेरा दिल कर रहा है कि आपके लॉन में चलते हैं, बाय टेरेस में, और वहाँ पे रैपिड फायर। रैपिड फायर आपने जल्दी से आंसर देना होगा और की ऑप्शन है, सही चलेगा? चले, ठीक है। खाने में आपको क्या पसंद है? दाल और सब्जी, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ मटन और चिकन।
वेल मैं सारी तरह का खाना खा लेती हूँ, लेकिन मेरी चॉइस इज सी फूड मोर। से और अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप क्या करेंगी, वर्किंग लेडी या हाउस वाइफ? वर्किंग लेडी। वर्किंग लेडी। मैं समझती हूँ कि हर किसी को इस मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अच्छा, और दो ऑप्शंस बड़ी टफ हैं, और अगर मैं होती तो फॉर श्योर मैं जंक की तरफ जाती, लेकिन आपसे पूछूंगी कीटो डाइट वर्सेस जंक फूड। कीटो। ओह माय गॉड। अच्छा, आतिफ असलम और राहत फतेह। बड़ा मुश्किल ये सवाल है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर माय फेवरेट्स, एंड नुसरत फतेह अली साहब के बड़े फ़ैन थे, और जिनको लेके चल रहे हैं अपने राहत फतेह अली साहब, और आतिफ तो गॉड गिफ्टेड आदमी है। कॉफ़ी और टी लवर? कॉफ़ी। कॉफ़ी। सिंपल सिंपल ब्लैक कॉफ़ी। यस। अच्छा, क्योंकि सिंस वी आर लिविंग एंड वी आर लकी टू लिव नियर बाय माउंटेन्स, हाँ। बट माउंटेन और सी? सी। सी? क्यों? क्योंकि हमारे पास है पहाड़। इसलिए जो चीज़ ना हो उसकी ज़्यादा तलब होती है। वुमेन्स डे के लिए एक स्पेशल मैसेज। देखिए जी, ख़वातीन को अपने राइट्स का पता होना चाहिए। कवानीन हैं, आपको हिम्मत की ज़रूरत है, और हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है, ना कि टांग खींचनी है। हमारा इदारा फॉस्पा मौजूद है, हम कहते हैं स्टैंड अप, स्पीक अप एंड नो योर राइट्स। फॉस्पा इज देयर टू हेल्प यू। Thank you so much and wish you all the very best for your Thank future you, sir. targets and plans. Thank you, my dear. It was a pleasure being here. Thank you. Thank you. और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस, और साथ साथ हैप्पी वुमेन्स डे। सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर गई, माफ। नहीं वो क्या था, वो रुक के मैंने कहा एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो। ओके, दारा वाजिद। अच्छा जनाब, चूंकि आज विमेंस डे है तो विमेंस डे के हवाले से ही आज हमने कुछ शो को प्लान किया था, और सेगमेंट जो हमारा फ्लैग्स है वो भी विमेंस डे के हवाले से ही है, जिसमें इंडोनेशियन एम्बेसी में एक तकरीब हुई विमेंस डे को लेकर, जहाँ पे पाकिस्तान जो हैंडीक्राफ्ट्स थे उसके स्टॉल्स बड़े पॉपुलर रहे, और सना हुमायूं वहाँ पर गई इंडोनेशियन एम्बेसी में। वहाँ उन्होंने क्या देखा और किस तरह से उन्होंने विमेंस डे को सेलिब्रेट किया, दिखाते हैं आपको आज का फ्लैग्स। Hello and Assalamu alaikum. This is Sana Humayun and welcome to Flags. Happy Women's Day everyone, and I'm so proud to be a woman and standing as a strong woman and depicting a strong image of Pakistani woman on this day. और आज मैं जिस खूबसूरत इवेंट में मौजूद हूँ, 6 एम्बेसीज़ ने जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्होंने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ मिलकर सजाया है आज का इवेंट, जिसमें ये तमाम मुस्लिम पायनियर वुमेन जो कि अपनी अपनी फील्ड्स में स्पेशली पॉलिटिक्स, पॉलिसी मेकिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन और इकोनॉमिक्स की फील्ड में जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, आज वो तमाम अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगी, दुनिया भर की तमाम औरतों को मोटिवेट करेंगी, और ख़वातीन की ज़िंदगी की आने वाले जो फ्यूचर की स्ट्रगल है उसके लिए बहुत सारे अहद-ओ-पैमा होने वाले हैं। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि आज क्या क्या होने वाला है इस इवेंट में। Malaysia, Saudi Arabia, Tunisia, and Turkey for joining hands together in organizing this event. This subject, Muslim Women Pioneers, this is a series where we would like to showcase extraordinary women. और इस वक्त मौजूद हूँ ट्यूनेशियन एम्बेसडर हिज एक्सेलेंसी बुरहान अल कमाल के साथ। सो लेट मी कंग्रेचुलेट यू फर्स्ट ऑन दिस ऑस्पिशियस डे एंड इट हैज बीन। जनाब सफ़ीर, ये तकरीब तो बहुत खूबसूरत लगी मुझे। आप इस तकरीब का हिस्सा बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं? First of all, thank you very much for the opportunity. I think it's a good idea and it's आपका बेहद शुक्रिया। ये तकरीब तो मुझे बहुत पसंद आई है। इस तकरीब में हमने मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की रिवायात और औरतों के हुकूक पर बातचीत की है। इस तकरीब में हमने ख़वातीन के मईशत में अहम किरदार पर भी रोशनी डाली है। इस तकरीब का ख्याल हमें OIC की कॉन्फ्रेंस के बाद आया है, जिसके बाद इंडोनेशिया की तरफ से ये तजवीज़ दी गई कि इस्लामी दुनिया में औरतों के किरदार और हुकूक पर कोई तकरीब मुनक़िद करनी चाहिए। तुनीशिया को ये आइडिया बहुत पसंद आया। इंडोनेशियन सफ़ीर ने इस इवेंट का आइडिया मुझे कॉल करके डिस्कस किया।
फिर हमने बाहमी इश्तराक से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट के अलावा हम बहुत जल्द सकाफत, तालीम और ख़वातीन के सियासी किरदार पर कुछ वेबिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ लोगों और उलमाओं को दावत देंगे। How the ulama and the Muslim scholars see about the role and the status of women in the Muslim world. So it means we're extending the world for the Muslim woman. इसका मतलब है कि आप लोग मुसलमान ख़वातीन के लिए भरपूर अंदाज में काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मुआशी और सियासी शोबों में ख़वातीन को बाख्तियार बनाना बहुत अच्छी काविश है। मुझे ये बताएं कि औरतों को ये मौके कैसे फराहम किए जाएंगे? Approach these platforms. I mean, women. It's always a struggle for women to find a way. औरतों के लिए हमेशा से ही अपने हुकूक के लिए जंग मुश्किल रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारा मुआशरा ख़वातीन को मौके फराहम करेगा। तुनीशिया में 70% ग्रेजुएट्स लड़कियां हैं। मुझे यकीन है कि इस्लामी ममालिक का मुस्तकबिल इन्हीं ख़वातीन के हाथ में है। मैं अपने तौर पर दुनिया की तमाम ख़वातीन को विमेंस डे के हवाले से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। And in the other Islamic countries, so we wish them all the best, and we congratulate them on the International Women's Day. And now I would like you to say about मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में ख़वातीन का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? future of women in Pakistan. We are also proud that the first Prime Minister. दुनिया में पहली ख़वातीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ही थी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी औरतों की तादाद खासी ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए मुस्तकबिल बहुत रोशन है। And all we wish them all the best. Definitely we wish. जी हाँ, हम चाहते हैं कि दुनिया में तमाम ख़वातीन का मुस्तकबिल रोशन in the रहे। world, and thank you very much. Thank you. Thank you. Right now, I am with Indonesian Ambassador to Pakistan, His Excellency Mr. Adam Togyo. His Excellency, अब मेरे साथ इंडोनेशियन सफ़ीर मौजूद हैं। जनाब सफ़ीर, इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर ये तकरीब मुनक्कद करने पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आप लोग ख़वातीन के हुकूक की जंग में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। हमें इस आइडिया के बारे में बताएं। Thank you very much, and let me congratulate you and tell us the whole story. How does all idea comes up with? Well, this is a collective effort, different, several of the. ये तमाम मुसलमान ममालिक के सिफारतखानों की मुश्तरका काविश का नतीजा है। आइडिया सिर्फ ये था कि मुसलमान ममालिक में औरतों के किरदार को नुमायां बनाया जाए। औरतों के हुकूक की पामाली इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है। आज तमाम लोगों ने बातचीत करते हुए औरतों के किरदार और उनके हुकूक पर खुसूसी नजर डाली है। इस बात में कोई शक नहीं कि हालात अब बेहतर हो रहे हैं। मैं पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस विजन को अहमियत दी। इस तकरीब में हमने दो खास मौज़ूआत पर रोशनी डाली है। एक तो ये कि औरतों को तालीम के मौके दिए जाएं, दूसरा ये कि औरतों को मुआशी और सियासी शोबों में बाइख्तियार बनाया जाए। बहुत जल्द इन मौज़ूआत पर हम कुछ सेशंस और भी करेंगे। Hopefully before Ramadan and after, Eid Mubarak. Fantastic. And if I ask you, how do you see? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी औरतों में आपको कितनी सलाहियत नजर आती है? Especially, and overall, if you see, how do you see it? Well, I think during the pandemic, we see a lot of potential. कोरोना के दौर में हमने यहाँ औरतों में बहुत सलाहियतें देखी हैं। कोरोना के दौरान पाकिस्तान और हमारी इंडोनेशियन ख़वातीन ने घर में बैठकर घर चलाए हैं। कोरोना की वजह से औरतों में काम करने का रुझान बहुत बढ़ गया है। पूरी दुनिया में अब औरतें अपने मुल्क की मुआशी तरक्की में नुमायां किरदार अदा कर रही हैं। ये हम सब के लिए एक मिसाल है। इसलिए हमने अब वर्कशॉप्स के इनेकाद पर जोर डालना शुरू कर दिया है। Kickstart for this series of workshops. Okay, and you said it so right. You educate women, you educate a nation. आप औरतों को तालीम दें, पूरा माशरा ठीक हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि एक मर्द होने के नाते आप ख़वातीन के किरदार को कितना ज़रूरी समझते हैं? And as a man, how do you support woman in her struggle? Well, I think nowadays we see a lot of countries. आजकल तमाम मुसलमान ममालिक में ख़वातीन एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। इंडोनेशिया और पाकिस्तान इस चीज़ की बेहतरीन मिसाल है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान में औरतें अहम सियासी ओहदों पर रही हैं। आजकल तो औरतों में सियासत का रुझान बढ़ रहा है।
आज की इस तकरीब में हमने यही जाना है कि औरतें अब मुख्तलिफ ममालिक की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। The participating countries also, we learned that the political aspect, women also play a very important roles. Thank you very much, His Excellency, once again on this beautiful event on the very on-point day. What an opportunity to talk to the strongest woman in Pakistan right now on this beautiful occasion. It's been pleasure to listen to you, to meet you, to see you, Nilofer Bakhtiar, a politician but a celebrity, more than a celebrity, chairperson of National Commission on Status of Women, and this is the most आपसे मिलकर, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में मुश्किल चीज़ें चूज़ करती हैं। मैं आपको इंटरनेशनल वुमेन डे पर मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और ज़िंदगी हमेशा आपको मुश्किल तकलीफ़ें देती है, but you always want that. Ma'am, first of all, let me congratulate you. आपने पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बहुत जद्दोजहद की है। पाकिस्तान में तमाम ख़वातीन आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। Okay. Thank you very much. And what do you have to say? आप आज के दिन की मुनासिबत से पाकिस्तानी ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगे? All the women in the world. Actually, the entire idea behind this event was. मैं समझती हूँ कि इस तकरीब का बुनियादी मकसद मुसलमान ममालिक में औरतों के किरदार को नुमायां बनाना है। दुनिया में लोग ये समझते हैं कि मुसलमान औरत को अभी तक उसके हुकूक नहीं मिले हैं, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। औरत चाहे हिजाब में हो, पर्दे में हो या किसी भी लिबास में हो, हमारे माशरे में औरत ने बहुत तरक्की की है। मैं ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। हम उर्दू में बात करते हैं ताकि सारी अवाम, पाकिस्तानी औरतें आज के दिन आपको समझ सकें। अच्छा, आप पाकिस्तानी औरत में किस तरह का पोटेंशियल देखती हैं? आइदर इट्स फॉर पॉलिटिक्स हो या एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक, बिकॉज आपने कहा कि अभी तो ये पहला कदम है और अभी आगे और बहुत से ऐसे कदम हैं जो आपने पाकिस्तानी औरत के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। देखिए, पाकिस्तानी औरत जो है वो हर फील्ड में अपना लोहा मनवा चुकी है। आज आप देखें, जो पार्लियामेंट में हमारी ख़वातीन बैठी हैं, जो काबीना में काम कर रही हैं, वो किसी मर्द से कम नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखें तो अभी हमने सुपीरियर जुडिशरी में पहली जज आयशा साहबा को बैठा हुआ देखा है। मेजर जनरल देखिए, पाकिस्तान आर्मी में एक खातून। कहा नहीं है, स्टेट बैंक की गवर्नर तो बहुत साल पहले हमने बना दी थी। जहाज़ उड़ाती हैं तो इतना ऊंचा कि आसमानों की बुलंदियों को छू लेती हैं। लेकिन अभी भी वो औरत है जो मजलूम है, जो ग्रास रूट पे बैठी हुई औरत है। उसकी नज़र अब उन औरतों के ऊपर लगी हुई है जो एमेंसिपेट और एम्पावर हो चुकी हैं। अब बिल्कुल आपके इरादे बिल्कुल मजबूत हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हर औरत और मेरे ख्याल से दुनिया भर की हर औरत की दुआ और ताकत आपके साथ होगी। डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल कॉज। अच्छा, एज अ वुमन, आज एक वुमेंस डे है, एंड एज अ वुमन मैं चाहूँगी कि वाई, मेरा ये बहुत सी सवाल उठता है कि औरत को अपने औरत होने की या एक मर्द की बराबरी की स्ट्रगल ही क्यों करनी पड़ती है? बिकॉज अल्लाह ने तो निज़ाम में दोनों जो है पहिए बराबर के बनाए हैं। आधी जिम्मेदारियां उधर हैं, आधी से कायनात भी इसी तरह चल रही। बट औरत के हिस्से में ये स्ट्रगल एक्स्ट्रा क्यों, किस वजह से? आपकी नज़र में क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, माशरे में ऐसा पाला जाता है, बच्ची पैदा होती है तो रोना धोना घर में मिट जाता है। फिर उसको सिखाया जाता है कि उसने अपने भाई की खिदमत करनी है, अपने वालिद की खिदमत करनी है। माँ बनती है तो पहले प्रेफरेंस वो बेटों को देती है। अब ऐसा ऐसा ये ट्रेंड्स बदल रहे हैं। कम से कम मेरे जैसे घरों में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। मैं फ़र्क नहीं करती अपने बेटे और बेटी में, और मैं ये समझती हूँ कि जो आज बेटियाँ करके दे रही हैं वो बेटे नहीं कर रहे। तो मुझे बहुत फ़ख्र है अपने औरत होने पर, और मैं मर्द के साथ compete करके अपने आप को साबित नहीं करना चाहती। मैं अपने आप को अपनी ज़ात में साबित करना चाहती हूँ।
What a beautiful message and what an auspicious event. Thank you very much. It's such a pleasure, and your gracious personality always graces the event. It's a beautiful event. Thank you very much for all your efforts. Thank you for your kind words. You are a very beautiful person yourself. Thank you. Thank God you. bless you. Thank you so much. Thank you. इतनी खूबसूरत बातें सुनने के बाद और दुनिया भर में इतनी कामयाब औरतों की स्टोरी सुनने के बाद मेरा मोटिवेशन लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गया है एंड आई एम मोटिवेटेड टू हेल्प अदर वुमेन। और आज हमने ये अहद करना है कि हर कामयाब औरत अपने आसपास तमाम औरतों की मदद करे और उन औरतों को आगे बढ़ने में मदद करे जो अपनी मदद आप नहीं कर सकते हैं। एंड वुमेन सपोर्ट वुमेन। हैप्पी वुमेन डे वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदी। क्योंकि हम खवातीन के हवाले से आज बात कर रहे हैं, हमारा फोकस है, हमने ये दिन उनको डेडिकेट किया है, तो इसी हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत प्रोग्राम का हिस्सा है। गुज़िश्ता रोज़ शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान उलमा काउंसिल का एक अहम इजलास हुआ। इसमें तमाम मज़ाहिब और मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम ने शिरकत की और मुल्क में जो बढ़ती इंतहा पसंदी है, पेशावर का एक मौजूदा कुछ दिन पहले इनफैक्ट जो वाक़या हुआ है उसकी शदीद मजम्मत की गई। साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में जो मजहबी बदमनी फैलाने की तमाम कोशिशें हैं इसको मिलकर नाकाम बनाए जाने की अज़्म का इरादा किया गया और हर मुमकिन कोशिश करने की भी बात की गई कि इस किस्म की कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। इस इजलास में दीगर मौज़ूआत भी ज़ेरे गौर आए जिनमें ख़वातीन के हुकूक़ को बिलखुसूस उजागर किया गया। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के शरई हुकूक़ है, मुआशरती हुकूक़ हैं, इन पर बात की गई और ख़वातीन पर जो घरेलू तशद्दुद है, कम उम्री जबरी शादियाँ हैं, विरासती मामलात हैं, इसमें भी उलमा को अहम किरदार अदा करने के लिए इस अज़्म का भी अदा किया गया कि उलमा का किरदार अहम है। हमारे साथ इस वक्त इसी हवाले से मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब मौजूद हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी हैं। उनसे ज़रा इस इजलास का भी अहवाल लेते हैं और ओवरऑल जो कानून साजी का मामला है उस पर भी बात करते हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, अल सुबह आपने हमें ज्वाइन किया। ख़वातीन सबसे अहम हिस्सा हैं, मैं तो कहता हूँ हमारे मुआशरे का, और उनका बड़ा किरदार है। बहुत लाजमी है कि इन मामलात को ज़ेर बहस लाया जाए और मजहबी नुक्ता निगाह से और कानूनी नुक्ता निगाह से इस पर बात की जाए। कल क्या अहम पेशरफ्त हुई और इससे मुस्तक़बिल में क्या फ़वाइद होंगे, ज़रा आप हमें बता पाएँ तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि कल जो पाकिस्तान उलमा कौंसिल का इजलास कॉन्फ्रेंस थी, पैगाम पाकिस्तान उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस, इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो असर हाजिर के मसाइल हैं उसके ऊपर जो है बातचीत की जाए और उसके हवाले से जो है वो देखा जाए कि मेहराब मिंबर से क्या हम रहनुमाई ले सकते हैं। देखिए, हमारे पास जामिअतुल अज़हर है आलम इस्लाम के पास, हमारे पास मलेशिया, हमारे पास सऊदी अरब और दुनिया इस्लाम के अहम तरीन ममालिक जो हैं, बहुत सारे मसाइल में उनसे रहनुमाई ली जा सकती है। जैसे आबादी का मामला है, जैसे इस वक्त माहौलियात के मसाइल हैं, जैसे और बहुत सारे मसाइल हैं। तो एक रोड मैप जिसे आप कहते हैं, एक हदफ 2023 का 22 का दिया है पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने, और उसमें ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से भी है। इस्लाम ने वरासत में हक दिया है, वो हमारे यहाँ नहीं दिया जाता। कम सनी की शादी है, इस्लाम ने कहा है कि एक औरत की शादी एक बच्ची की उसी वक्त होनी चाहिए जब वो आकिल भी हो, बालिग भी हो। हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है जिन बेचारियों को पता ही नहीं होता कि शादी है क्या। और इसी तरह तालीम का मामला है। अच्छा हाफिज साहब, एक चूंकि आलमी दीन होने की हैसियत से मुझे ये नुक्ता क्लियर कर दीजिए। एक हाई कोर्ट लाहौर का रिसेंटली एक फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि 18 साल की जो बच्ची है उससे कम की शादी नहीं हो सकती, वो चाहे तब भी नहीं हो सकती। तो इस्लाम के मुताबिक तो ये उम्र की हद है वो थोड़ी कम है इससे, आई बिलीव, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप रहनुमाई करें इसमें। तो क्या कहीं ये दो फैसले मुतसादिम तो नहीं हो रहे, हमारा कानून और इस्लामी जो शरई कानून है? देखिए, इस्लाम ने कहा आकिल भी हो और बालिग भी हो, ठीक है, उसको अकल भी हो, शऊर भी हो और बलूगत भी हो। जो ये कोर्ट का फैसला, इसे हम कोर्ट का फैसला कह सकते हैं, शरीयत का फैसला नहीं कह सकते। अच्छा, ना ही तो बहरहाल ये जो कोर्ट ने एक बात कही है वो बड़े मोहतरम है, मेरे बड़े अजीज हैं, वो जो जज साहब हैं, बड़े काबिल फहम और शऊर रखने वाले हैं। बात उन्होंने भी वही की है जो शरीयत की है, लेकिन शरीयत ने उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं की। ठीक, शरीयत ने भी कहा आकिल हो, बालिग हो। और आज जबकि पूरी दुनिया के अंदर, मैं ये एक बात भी आपके प्रोग्राम के जरिए कहना चाहता हूँ
कि पाकिस्तान के आइन, कानून और दस्तूर ने हर किसी को मुजाहरा, एहतजाज, कॉन्फ्रेंस, हर चीज की इजाजत दी है, लेकिन वो कानून और इखलाकियात के दायरे के अंदर है। ना किसी को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो डंडे सोटे उठाए और रोके, ना ये होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के आइन, कानून और हमारी अक़दार को जो है वो निशाना बनाए। तो इसमें दोनों अतराफ को ख्याल करना चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में जो 2022-23 का एक अहदाफ दिए हैं, हमें उम्मीद है इससे इंशाअल्लाह। ठीक है हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने साहब मौजू पे राय हम तक पहुंचाई जी। अहम इजलास है और यकीनी तौर पे शरीयत में हमारे लिए एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका मौजूद है, उसी के ऊपर अमल करके ही हमारे लिए कामयाबी है। और आईने पाकिस्तान या कानून पाकिस्तान भी इसी जानिब भी हम रेफर करता है। इस पॉइंट पर हमने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद कुछ अहम सेगमेंट्स और दिलचस्प मेहमान भी हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ चुके हैं, विमेंस डे हम सेलिब्रेट करें और अभी हम आपकी मुलाकात एक्सप्रेसो हीरो से करवाने वाले हैं। मलिका बरतानिया की 70 साल खिदमत और क़यादत से मुतासर होकर ब्रिटिश काउंसिल ने अपने विमेन इन लीडरशिप प्रोग्राम के तहत जनूबी एशिया के जो 4 ममालिक हैं, जिसमें बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका के साथ मिलाकर ये बरतानिया में 100 जो नौजवान खवातीन थी उन लीडर्स का एक नेटवर्क क्लोर सोशल लीडरशिप यूके और स्कूल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया और इसमें जो उभरती हुई खवातीन थी उनको 8 हफ्ते का ऑनलाइन कोर्स किया गया खुद रसाई लीडरशिप कोर्स के जरिए, जो उनकी जो स्किल्स हैं उसको निखारा गया। और उसके साथ साथ जी इस कोर्स ने जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाली 100 खवातीन लीडर्स को अपने शोबे और कम्युनिटी में जो सिनफी मसावात है उसमें इंपॉर्टेंट रोल के लिए सिलेक्ट किया। और इसमें पाकिस्तान के हवाले से आपको बताएं 25 के अंदर से पाकिस्तान का इंतखाब किया गया, जिनमें से एक बुशरा अली खान है जो इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब हुई। और बुशरा से हम बात करेंगे, बेसिकली वो 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से, बुशरा बेसिकली मैं खुद बताएंगी, लेकिन वो 2 प्रोजेक्ट्स हैं जी। एक इन किचन ऑन मिशन के हवाले से है, दूसरा है जी इनका वेंचर बाज़याफ्त। किचन ऑन मिशन में ये अपना एक एंटरप्रेन्योर के जरिए अपना एक बिजनेस चला रही है कामयाब। और दूसरा जो वेंचर है इसमें इनको काउंसिल की जानिब से ग्रांट भी दिया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से इन्होंने खासा फोकस किया और उनको स्किल्स सिखाया और टेक्सटाइल से मुतालिक उनको चीज़ें सिखा रही हैं, कर रही हैं एग्जैक्टली। और इसमें हम उनका इंपॉर्टेंट रोल जो है और ख़वातीन लीडरशिप के हवाले से हम पूछेंगे। बुशरा को हम खुश आमदीद कहते हैं। बुशरा, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच अर्मिला एंड इमरान, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बुशरा, सबसे पहले तो आपको हैप्पी वुमेन्स डे, उसके साथ थैंक यू। अब चूंकि हम इस प्रोग्राम के हवाले से स्टार्ट में हम करते हैं, ऑब्वियसली हमारे देखने वालों के लिए हम ज़रूर चाहेंगे आप बताएं कि बेसिकली ब्रिटिश काउंसिल का कौन सा प्रोग्राम था जिसके ज़रिए आपने ये जो बाज़याफ्त है इस वेंचर को शुरू किया, फिर जो आपका अपना एक वेंचर है उसके हवाले से भी बताएं। जो मेरा बाज़याफ्त वेंचर है ये मैंने डाइस फेलोशिप प्रोग्राम है जो ब्रिटिश काउंसिल ने सपोर्ट किया था और इसमें मैंने अपना प्रोजेक्ट को पिच किया था जो ट्रिपल बॉटम लाइन पे बेस करता है, पीपल प्लैनेट प्रॉफिट। पीपल में हमने कम्युनिटी ली जो बहुत मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, निगलेक्टेड कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको अपनी फैमिली भी नहीं एक्सेप्ट करती, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको हम स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। और क्योंकि उनको एक रिस्पेक्टेबल जॉब्स नहीं मिलती जिसकी वजह से वो एक गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, वो बेगिंग करते हैं, वो फंक्शंस करते हैं, सेक्स वर्कर हैं, तो हम उनको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, स्टिचिंग स्किल्स, और हम कर भी चुके हैं। स्टेप इंस्टीट्यूट में उनको ट्रेनिंग दिलवा चुके हैं। अभी फाउंटेन हाउस में हमारा प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पर 8 ट्रांसजेंडर्स काम कर रहे हैं और उनको हमने एम्प्लॉय भी किया हुआ है। और सेकंड चैलेंज जो हम कर रहे हैं वो हम जो टेक्सटाइल का वेस्ट है उससे हम प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं, सेलेबल प्रोडक्ट्स, वो जो टोट बैग्स और कुशन्स, रनर्स, मैनी प्रोडक्ट्स। हाँ, और अगर ये हम वेस्ट यूज़ नहीं करेंगे तो ये लैंडफिल किया जाएगा या ये बर्न किया जाएगा, दोनों जो है आपकी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। सो दिस वाज माय फर्स्ट ब्रिटिश काउंसिल जिसके मुझे पिच में किया था और मुझे फंडिंग मिली थी एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। द सेकेंड लीडरशिप प्रोग्राम मैंने अभी रिसेंटली इसको हो गए मतलब हाफ कवर हो गया है और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसमें सारे जो फैसिलिटेटर्स हैं मेरे वो हैं स्कूल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन से हैं और इसमें हमें लीडरशिप स्किल्स को अपने किस तरह रिफाइन किया जाता है वो सिखा रहे हैं, सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश काउंसिल। ये 4 कंट्रीज़ में जैसे आपने बताया है और उनमें से पाकिस्तान है जिसमें 25 है, उनमें से एक मैं हूँ। ज़बरदस्त। ठीक है, अच्छा बुशरा, चूँकि आपने इस
दूसरे वेंचर के हवाले से बात करें, मिशन किचन ऑन मिशन, ये बेसिकली क्या है? आपने बताया कि आपने कोविड के दिनों में ये स्टार्ट किया था, इसका क्या किस तरह से मैकेनिज्म और आप इस पे कितना सक्सेसफुली अब तक काम कर रहे हैं? एज अ फीमेल मैं बताना चाहूँगी कि मैं क्योंकि आज वुमेंस डे है तो ये मैंने स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ खुद, और मैं अपना बिज़नेस करना चाह रही थी, लेकिन उस टाइम पे कोविड स्टार्ट हो गया, सो आई हैव टू स्टॉप इट देयर। लेकिन मैं रुकी नहीं हूँ क्योंकि मुझे होता है मैं करना है कुछ। सो मैंने इसको मेरे पास 2 ड्राइवर्स थे, उनको मैं जॉबलेस नहीं करना क्योंकि कोविड की वजह से उस वक्त लोग अपने ना हाउस कर रहे थे। सो आई वांटेड टू रिटेन देम। मैंने उनको ड्राइवर से राइडर्स बनाया, घर में कुकिंग स्टार्ट की। मेरा 12 इयर्स का बेटा था, एक्चुअली उसका आइडिया था जो उसने मुझे हेल्प किया इसमें, और वो 2 डिशेस से अब हमारा मेन्यू जो है वो 20 डिशेस पे चला गया है, और 2 से आई हैव 7 to 8 एम्प्लॉयज़ एट माई होम, जिसमें फीमेल्स भी हैं, और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में ट्रांसजेंडर्स को भी हायर करने को। जो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से आपने बात की तो ये बड़ा खुशाइंद है, आप बहुत अच्छा काम करी हैं, पाकिस्तान का नाम तो रोशन करी हैं। चैलेंजेस क्या आपको आते हैं? क्योंकि आप जैसे कुछ और लोगों से भी हमारी मुलाकात यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हुई जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स ऐसे होते हैं वो काम करना ही नहीं चाहते, वो जो कर रहे होते हैं दे आर हैप्पी विद दैट। आपके लिए इसमें क्या चैलेंज है और मुस्तकबिल में गोल्स क्या हैं आपके ट्रांसजेंडर्स को लेकर? अच्छा, इसमें यही था कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो काम नहीं करना चाहते, वो एक्चुअली वो एज ग्रुप है जो कि निकल चुकी है। मेरे पास जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो फैमिलीज़ में रह रहे हैं, वो अराउंड 20 से 30 के उनकी एज लिमिट है। अच्छा। और वो अभी फैमिलीज़ में है तो दे आर ऑन द राइट पाथ। अगर उनको राइट पाथ नहीं दिया गया तो देन दे विल गो टू द अदर वे। एग्जैक्टली। तो उनके साथ मुझे इतना इशू नहीं आया, मुझे उनको इंटरव्यू किया उनके, और दे वर विलिंग, वो चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्टेबल जॉब्स मिले। उनमें से 2 जो हैं उन्होंने बीकॉम भी किया हुआ है, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही। वो हमारा कसूर है, मेरा ख्याल है उनसे ज़्यादा हम लोगों का कसूर है कि हम उनको नहीं एक्सेप्ट करते। यस, ठीक है। तो ये बाजियाफ में पूरा ट्रांसजेंडर्स का ही ब्रांड बनाना चाहती हूँ कि इसमें और कोई ना हो, सिर्फ ट्रांसजेंडर्स हो, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल बेस्ड। अच्छा बुशरा, जिस तरह से आपने हम खवातीन एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से बात करते हैं, आपने खुद कहा कि आपके अंदर ये शौक था कि आप अपना बिजनेस या अपना कोई वेंचर खुद स्टार्ट करें, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जब इस चीज़ की तरफ आती हैं तो एक तो उनको फैमिली सपोर्ट उस तरह से नहीं होती, सोसाइटल जो पीयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद फिर जो फंडिंग है, फिर दीगर मामलात है, चैलेंजेस है, एक्सेप्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो आप उन तमाम लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो इस तरफ आना चाहती हैं, अपना बिजनेस डेवलप करना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो वो फेस करती हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो? हाँ, उनको पहले मैं कहूँगी पहले वो जाने वो खुद क्या करना चाहती हैं, उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसमें वो बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हैं। देन आइडेंटिफाई करें, उसके बाद आप जिस चीज़ पर आ जाएं तो आप पीछे मुड़ के मत देखें, आप कंटिन्यू करें। जब हम बायस ब्रेक करते हैं तो ऐसा होता है कि लोग पहले आपका मजाक उड़ाते हैं, और ख़ास तौर पे जब फीमेल्स कोई चेंज लाने की कोशिश करती हैं तो वो लोग पहले आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको रोकने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा अहम सवाल है क्योंकि वक्त का मैं इसलिए मैं करना चाहता हूँ, वो है कि एक बच्चे की तरबियत में उसकी माँ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिस इज व्हाट वी बिलीव इन, दिस इज व्हाट वी सी। दूसरी तरफ वही बच्चा जब बड़ा होके औरत के हुकूक के ऊपर या उसको वो राइट्स नहीं देता या कहीं माशरे में बिगाड़ का बायस बनता है तो हम उसे एक मर्द के तौर पे तनकीद करते हैं। डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये तरबियत ही होती है जो एक बच्चे को इस काबिल बनाती है कि वो बड़े होकर औरतों के हुकूक का एहतराम करे और औरतों को मार्च ना करना पड़े अपने हुकूक के लिए? तो इसमें एक मदर का कितना रोल होता है? बीइंग मदर, ये मैं सवाल आपसे करूँ, विमेन डे, तो इस पर आप कुछ कमेंट करें। यस, बिल्कुल मदर का बहुत रोल होता है इसमें, क्योंकि आप उनको बचपन से सिखाएं अपना कि आपने किस तरह डील करना है अपनी बहनों से, अपने मदर से, अपनी जो भी फीमेल्स हैं, कोई उन पे मतलब कि उनको लेकर चलें साथ, उन पे उनकी रिस्पांसिबिलिटी ज़्यादा होती है, डेफिनेटली ज़्यादा होती है। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई, ठीक है, एंड सिंस इट वाज हर फर्स्ट टीवी शो तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूज भी थी कि हमने क्या, लेकिन सो वेल, और हम आपको खिराज तहसीन भी पे रुकना नहीं आपने, और दोबारा भी आना है आपने हमारे शो में ताकि इस पर आपसे बात होती रहे। सो बुशरा हमारे साथ मौजूद थी जी, आप इनके फुटस्टेप्स को फॉलो कीजिए। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, आपके लिए कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए, आप कर सकते हैं। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज चूंकि खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो सिर्फ खवातीन पे बात हो रही है, आप लेफ्ट आउट मैं सोच ना हमें करो, मैं सोच रहा हूँ उठ ही जाऊँ मैं नहीं आप बैठे रहे, बट आई रियली फील ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा भी क्योंकि मेरा अमला हसन ये मानना है, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, जब तक खवातीन इक्वली पाकिस्तान के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जो मर्जी कर लें आप। तो जनाब बहुत सारी जबरदस्त खवातीन से हम आज की मुलाकात करवा रहे हैं। तो अगली जो हमारी दोनों मेहमान हैं वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं। एक तो बच्ची हैं और एक खातून जो हमारे शो का एक परमानेंट हिस्सा बन चुकी हैं, सेहत के फरोग पर काम कर रही है, साथ साथ सोशल वर्क भी करती हैं। पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया भर में लेके जा रही हैं। फराह महमूद साहिबा की हम बात करें, उनको हम खुशामद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उसके साथ साथ जी एक नन्ही सी बच्ची हैं जिनका आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ, जिन्होंने आते ही धूम मचा दी। उसके बाद अब आपको ये PSL में कौमी तराना पढ़ती हुई नज़र आती हैं, कभी आपको वो अवार्ड समेटती हुई नज़र आती हैं। हादिया हाशमी हमारे साथ मौजूद है। हादिया, वेलकम टू एक्सप्रेसो। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आप दोनों खवातीन को पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे। क्या कहेंगी फराह साहिबा आज के दिन के हवाले से? आज के दिन के हवाले से मैं तो ये कहूँगी कि वुमेन एक तो 50-50 जैसे आपने कहा है, कायद आज़म ने भी कहा है कि 50% तो हम खवातीन हैं, तो शाना बशाना भी चलना है और अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रही हैं। लेकिन मैं ये समझूंगी कि हमारे खवातीन में कुछ तो हमें इसको 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, एक तो प्रिविलेज्ड और एक अंडर प्रिविलेज्ड। तो बेसिकली मैंने अपनी बहुत अर्ली एज में ये समझ लिया था कि हमारी जो अंडर प्रिविलेज्ड खवातीन हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। और सबसे ज़्यादा जो डिप्राइव्ड हैं इज़ एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एक्सेस टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो हम जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, जैसे मैं अपने आप को प्रिविलेज समझती हूँ, तो हमें अंडर प्रिविलेज के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अच्छा, आपका चूँकि तालीम से भी ताल्लुक़ है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और उसके साथ साथ जिन लोगों को नहीं पता, आप इसे देखते हैं सेगमेंट ट्रैकिंग के हवाले से, शी इज़ अ ग्रेट नेम। आपने वो काम ऑप्ट किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब अब जैसे खवातीन नौकरियां भी करने का मुश्किल से सोचती हैं सोसाइटी में, बहुत सारी ऐसी हैं जो नौकरियां, लेकिन आप वाला काम तो कोई सोचता भी नहीं है। और मैंने किया भी उस वक्त जब 80s और 90s में, और कोई मतलब नहीं कर रहा था, मतलब बिल्कुल ऐसा कोई नहीं कर रहा था, और जो करना भी चाह रहा था उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस थी लोगों की। इवन जो हम उन इलाकों में जाते थे, जो पोर्टर्स और जो गाइड्स थे, वो भी हमें बहुत रिलक्टेंट होते थे कि यार खातून है कैसे। तो मैं जो सवाल आपसे करना चाहता हूँ ये कि एक तो वो हिम्मत कहाँ से लाए वो लड़की जो इस वक्त आपको किसी गांव में बैठ के देख रही है, उसके जज्बे आप वाले हैं, वो आप जैसा बनना चाहती है या कुछ बड़ा करना चाहती है किसी भी फील्ड में, वो हिम्मत कहाँ से लाए, कैसे गैदर करे, कैसे बाप को भाई को कन्विंस करे, कुछ उसको टिप दे दे, मे बी उसका कुछ भला हो जाए। देखिए ये ना एक विशियस सर्कल है। हमारी हर खातून को एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन पे। एक पढ़ी लिखी माँ एक अच्छी पढ़ी लिखी बच्चा प्रोड्यूस करेगी, जाहिर है वो अपने बेटे को सिखाएगी कि अपने बीवी की, बहन की, माँ की इज्जत कैसे करनी है, अपनी बेटी को सिखाएगी कि उसने अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है, अपने आप को एजुकेट कैसे करना है, एक्सपोजर देगी। तो फिर ऑन अदर वही माँ, वही बच्ची जो पढ़ी लिखी होगी वो एक माँ बनेगी। तो सबसे पहले जो काम करने का है वो, और इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, मतलब जो जिन इलाकों में हम हाँ जी 10 to 20 years लगते हैं इस सारा को। तो अभी से भी हम काम, जैसे मैं अगर अपने आप को पीछे देखूँ, मैं आज इधर क्यों बैठी हूँ, मेरे वालिद साहब, मेरी मदर, मेरी माँ ने मुझे ख्वाब देखने सिखाए, मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया कि इन ख्वाबों को पूरा कैसे करना है, मेहनत कैसे करनी है, जंग कैसे लड़नी है और खड़ा कैसे होना है। तो ये हाउस होल्ड और ये सारा जनरेशंस में ये एवोल्यूशन कह लें, ये सारा कुछ चलता है। तरबियत की बात ठीक हो गया। हादिया, चूंकि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप चूंकि बहुत छोटी सी उम्र में आपने माशाल्लाह आपका एक्सपोजर बढ़ गया। छोटी सी उम्र, हाँ अभी वही बता रही ना, इससे भी छोटी सी उम्र में, हाँ इससे भी छोटी सी उम्र में, इमरान के मुताबिक। तो आपने इतना माशाल्लाह एक्सेल किया, कैसा लगता है आज अपने आप को देखती है कि जब आपने स्टार्ट किया था एक नेस्कैफे बेसमेंट से, उसके बाद अब आप आई हैं, आप PSL में जो इंटरनेशनली देखा जाता है, आपने कौमी तराना पढ़ा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि दुनिया मुझे इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह आगे भी करते रहें, और मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी। चलो छोड़ो, नो फॉर्मल क्वेश्चंस। क्या फील थी जब PSL में कौमी तराना पढ़ रही थी? मुझे तो जब कैमरा जूम आउट हुआ मैंने कहा तो हादिया है। और बड़ी जबरदस्त तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि इतने सारे क्राउड के सामने मैं पढ़ रही हूँ। नहीं, लेकिन जब उन्होंने आपको अप्रोच किया, PCB ने किया होगा, तो आपको जब उन्होंने कहा कि बेटा ये वाली चीज करनी है, तो डिड यू फील कि लाखों का 30-40 हज़ार बंदा स्टेडियम में बैठा हुआ है, लाखों लोग देख रहे हैं, कोई 71% पाकिस्तानी देख रहे थे,
तो जी जी एक्चुअली मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो मुझे डर नहीं लगता। कौमी तराना याद है वैसे? हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा सा वैसे ही हम पढ़ लेते हैं कौमी तराना। हमें खड़ा होना पड़ेगा। नहीं चले हम ऐसे लगे हुए हैं। अच्छा हाँ, अभी इसलिए हम कॉमी तराना नहीं पढ़ते। चलो कोई और सुना दो, कुछ और सुना दे। ये सही कह रही है। मैं आपको अपना ही एक कलाम कह सकते हैं वो सुनाती हूँ जो कि मैंने लक्स स्टाइल अवार्ड में मैंने गाया था। जरूर। क्यों ठहरे हुए हैं ये रिश्ते, क्यों थम सा गया जिंदगी का सफर, है ये आजमाइश तो क्या इलाही जो तू है मेरा। शब ये ढल जाएगी सुबह नो आएगी, तेरी नजरें कदम के मुंतज़िर है नजर, है ये आजमाइश तो क्या इलाही जो तू है मेरा। कोई आँख में ना रहे अब कहीं गम ना रहे, ओ अर्ज़ियाँ हमारी जो सुन ले जो सारी, तो हो जाए गम बेअसर इलाही जो तू है मेरा। क्यों ठहरे हुए हैं ये रास्ते, क्यों थम सा गया जिंदगी का सफर, है ये आजमाइश तो क्या इलाही जो तू है मेरा। अमेजिंग, जबरदस्त जबरदस्त। ये जो इतनी ये शायरी जो आप पढ़ रही होती हैं, शायरी समझ भी आती है कि आप कितने बड़े अल्फाज कह रही हैं? कुछ कुछ आते थे, कुछ आती है, लेकिन मैसेज इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। फरा साहिबा, चूँकि आप ने ज़िंदगी के बहुत सारे तल्ख और टफ वाक़यात और चैलेंजेस को भी देखा होगा, तो जब बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाए ज़िंदगी में, लेट्स सपोज आप ट्रैकिंग की एग्जांपल कर लेते हैं, वो तो आपको बड़ा पेशेंस और बड़ी हिम्मत सिखाती है, तो आपके ख्याल में ऐसा क्या है जो इंसान को हिम्मत दे सकता है? कौन सी ऐसी स्किल है जो इंसान अपने अंदर से निकाल के बाहर लाए, एंड देन यू कैन गो थ्रू द फेज, उस फेज से निकलने के लिए जो आपने सीखा हमारे साथ शेयर करें? मैंने आपको पहले बताया ना, ख्वाब, हर इंसान को ख्वाब देखने चाहिए, फिर ये देखना चाहिए उसको हमने अचीव कैसे करना है। उस अचीव, या तो आप हार के बैठ जाएंगे मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कि ज़्यादातर एक कुछ कदम चल के रुक जाते हैं, लेकिन जो आपको मोटिवेट करती रखती है ना, वो है कि आपका पैशन है। आपने शुरू क्यों किया था या कहाँ तक पहुँचना? मतलब आपका पैशन है। मेरा एम था, जैसे मेरा एम था, मैंने एक जगह पे पहुँचना है, मैंने उस जगह को देखना है अपनी आंखों से, उन पहाड़ों को देखना है, उन चीज़ों को देखना है, तो वो आपको और वहाँ जाके जो आपको फिर जब एक दफ़ा आप चले जाते हैं वहाँ जाके आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो आपके दिमाग में इनकॉर्पोरेट हो जाती है और फिर वो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा, फिर आपको होता है कि मैं उससे ज़्यादा कुछ करूँ, फिर उससे ज़्यादा कुछ करूँ, ये एक पैशन है। अच्छा, जो आप बात करिए ना, ये कंसिस्टेंसी है और अपने ख्वाबों के हवाले से भी कंसिस्टेंट रहना और उनको चेस करने के लिए भी कंसिस्टेंट रहना बड़ा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी आज की जनरेशन में जहाँ बहुत सारे लोग एम्बिशियस हैं, फोकस्ड हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी प्रेशर में, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, फैमिली का है, दीगर चीज़ें, उसमें आके अपने जो ख्वाबों से पीछे हट जाती हैं या बैक फुट पे चली जाती हैं। उनके लिए कंसिस्टेंसी को अपनाए रखना कितना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए वो क्या करें? देखिए आजकल की जो एक ये देखना है कि हम देख क्या रहे हैं। देखिए हमारे टाइम में और हमारे इसमें कितने क्रैक्स हैं। सोशल मीडिया का क्रैक है, हमारा टाइम वेस्ट कितना ज़्यादा इसमें होता है, हमारी सारी एफर्ट, हम सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखते हैं और हमें वो अचीव करनी होती है, और वो चाहे वो क्रॉप्ड हो, चाहे वो एडिटेड हो, कुछ हो, हमें वो अचीव करनी होती है। अल्टीमेटली वो जब हम नहीं अचीव कर सकते तो हमें सेटबैक होता है। बिल्कुल। एक तो ये कि रियलिस्टिक गोल सेट करें, रियलिस्टिक गोल सेट करें, मतलब हर बंदे में अलग अलग टैलेंट होता है। अगर मैं कहूँ कि मैंने इधर जाके एंकरिंग करनी है, हो सकता है मेरे में ये टैलेंट ना हो, मैं एक्सप्लोर करूँ तो शायद मिल भी जाए, लेकिन नहीं, आप पहले अपना टैलेंट तो एक्सप्लोर करें कि आप क्या करना चाहते हैं। बस अनदेखे आजकल की लड़की या लड़का अनदेखिए अचीवमेंट्स चाह रही होती है कि हम ये हमें मिल जाए, जो फलाने ने किया मैं भी वही कर लूं बस। अपनी इंडिविजुअलिटी देखें, अपना मतलब आप अपना देखें ना, हमने क्या है, और अपना लोगों को ऐसा, मतलब मैंने शुरू में देखा था कि ऐसी चीज़ करो कि लोग तुम्हारे बारे में पढ़ें, या ऐसा लिखो जो लोग पढ़ें।
तो ये चीज़ करें कि आप आउट ऑफ ऑर्डिनरी अपने बॉक्स में, थिंकिंग बॉक्स में से बाहर निकलें, आउट ऑफ ऑर्डिनरी। वैसे भी आपको कितना लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आपने कहा कि आपने तब ट्रैकिंग या माउंटेन्स की तरफ जाना शुरू किया जब लोग इस बारे में सोचते भी नहीं थे या वहाँ पे भी लोकल एरियाज में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब आपको क्या लगता है जो खवातीन का जो इंटरेस्ट है या इस तरफ आना और लोगों की जो एक्सेप्टेंस है वो किस हद तक इम्प्रूव हुई है जब इतने साल गुजरने के बाद? बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। अब मैं फॉर ये देख ट्रैकिंग की मिसाल है ना कि देखिए हर चीज़ को जब आपने कोई नई चीज़ करते हैं तो उसको पीरियड ऑफ टाइम लगता है, जैसे 10 साल लगते हैं। शुरू में आप आज से 20-25 साल पहले देखें कितनी लोग औरतें ड्राइव करती थी, तो जो पहले ड्राइव करती थी उनके लिए कितना एफर्ट उन्होंने की, अपने उससे निकली, अपने आप एफर्ट अपनी रोड पे आई सब कुछ। तो अब एक नॉर्म, अब एक आम चीज़ है ट्रैकिंग, ड्राइविंग करना। बिल्कुल उसी तरह जब मैंने ट्रैकिंग शुरू की तो उस वक्त ट्रैकिंग करना बहुत मतलब हैरान कन बात होती है, आप मरने जा रही है, मतलब कैसे करेगी, लड़की है, लड़की फिलहाल मतलब कमजोर। लेकिन जो पहाड़ होते हैं ना, मैंने ये देखा है वो ये नहीं देखता कि पाँव लड़की का है या लड़के का है। मैंने मर्दों को भी मार होते देखा है। तो मतलब औरत चाहे ना तो चिताने फाड़ सकती है, मतलब सिर्फ आपकी चाह और आपकी डिटर्मिनेशन चाहिए और परसिस्टेंसी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है और ये ओबियसली आप तजर्बे के बाद ही कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो हादिया साहिबा, आप ये बताइए कि आप इतने सारे लोगों में गा लेती हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, हमारे घरों की छोटी बच्चियों ने उनके गाना सुनाओ तो ऐसे मुंह दबा के यूं कर लेती हैं, तो उनको कोई टिप ही दे दो कि ऐसे गाया करो, ऐसे कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा बताओ। एक्चुअली पहले तो जो आपका दिल करता है पहले आप वो करें। लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिंगिंग ही करें। लाइक हर किसी का अपना अपना शौक है, किसी का दिल करता है कि हम डॉक्टर बने, तो अपने काम को मेहनत से करें, दिल से करें। अगर आप दिल से नहीं करेंगे तो फिर आपके अंदर उस चीज़ का जज्बा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस जज्बे को सरशार करने के लिए, इस जज्बे से सरशार हैं आप, और आप हमें कुछ सुना दीजिए। जाते जाते शो हमारा ख़त्म हो रहा है, तो कुछ ऐसा सुनाइए जिससे खास तौर पे खवातीन को डेडिकेट कर दे हादिया। और हमें ख्याल से देखने वालों से इजाजत ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फराह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी, और आप सबको भी एक बार फिर से हैप्पी वुमेन्स डे। आप खातून हैं और ये सबसे बड़ी फ़ख्र की बात होनी चाहिए आपके लिए कि आप एक लड़की हैं या आप एक औरत हैं। इसके साथ साथ जनाब हम अपने देखने वालों से इजाज़त लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। हादिया को छोड़े जा रहे हैं हम, आपको सुनाती हैं कुछ अच्छा सा गाना या जो भी वो सुनाना चाहती हैं। मैं आपको मैडम